वास्तु आज की डेट में इतना प्रोमिनेंट हो चुका है कि सबको जानना है कि भाई वास्तुशास्त्र है क्या, ये काम कैसे करता है, लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी, लोगों की लाइफ में हेल्थ और वेल्थ कैसे क्रिएट होगी। तो एंड आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। Millennials and Gen Zs are not so much into Vastu, and I want to understand what this exactly is. So ऐसे बोल सकते हैं कि आप घर बेचने के साथ घर बना भी रहे हो किसी का. आपके घर पे वास्तु करने की जब बात आती है तो प्रॉपर कंसल्टेंसी लेके करो। जैसे एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपने प्रॉपर गोल सेट किया है तो फिर वो 6 महीने से लेके साल भर के अंदर अंदर तो आपको एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर, आपको दूध और पानी की तरह आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वास्तु ने काम किया है। वास्तु शास्त्र है क्या? तो जैसे ही वो तीनों लोगों को खाने के लिए निकला तो ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को धक्का दिया और वास्तु पुरुष जमीन पे आके गिरे और वास्तु पुरुष जमीन पे उल्टे आके गिरे। हम बात करते हैं वास्तु पुरुष के ऊपर 45 एनर्जी फील्ड्स है, और वो 45 एनर्जी फील्ड आई कैसे? 33 करोड़ देवी देवता है, वो 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 2033 सुप्रीम लॉर्ड्स। 2019 में ही वॉज अर्निंग मे बी अराउंड 1.5 lakhs इन अ मंथ। Okay. लकीली उनको नॉर्थ फेसिंग का घर मिला, पूना में उन्होंने घर परचेज किया। और थोड़ा सा स्ट्रगल था उनके लाइफ में क्योंकि कोविड भी आ गया था, एक जॉब लॉस भी हो गया उस बीच में। 2022 में उन्होंने जॉब क्विट कर दिया और उन्होंने सोचा कि अब मैं खुद से कुछ करूँगा। एक छोटी सी आईटी कंपनी उन्होंने डाली। आईटी कंपनी डालने के लिए एक पार्टनर को अपॉइंट किया, दोनों ने मिलकर काम किया। थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, टुडे वी आर सिटिंग ऑन 2025। आप गेस करो कि 1.5 लाख महीना कमाने वाला आज किस मुकाम पे पहुंचा होगा? जस्ट एक वाइल्ड गेस करो आप। सर 50 करोड़ का नेटवर्थ हो गया आज। तो क्या वास्तु सिर्फ हिंदुओं के लिए है? Namaste dosto. So today we will be discussing a very interesting topic, and I was waiting for this one because I was curious to know what this is. So the topic for today is Vastu Shastra. And for that, I couldn't think of a better person to discuss this with. And not only this person is a Vastu Shastri, but he is also a realtor and a book author. And I just got to know that this book is one of the bestsellers on Amazon called Vastu Veda, written by none other than Mr. Anil Verma. Welcome to the show, sir. थैंक यू जूनो फॉर हैविंग मी हियर। जब भी वास्तुशास्त्र की बात आती है मेरी एनर्जी डबल हो जाती है, और मेरा फेवरेट टॉपिक भी है वास्तु। और सिर्फ मेरा ही नहीं, आज की डेट में हर दूसरे व्यक्ति का फेवरेट टॉपिक वास्तु हो गया, क्योंकि Right. प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, ये आपकी एनर्जीज को अलाइन करता है। तो वास्तु आज की डेट में इतना प्रोमिनेंट हो चुका है कि सबको जानना है कि भाई वास्तुशास्त्र है क्या, ये काम कैसे करता है, लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी, लोगों की लाइफ में हेल्थ और वेल्थ कैसे क्रिएट होगी। सो ये सब चीज इज ऑल अबाउट वास्तु, एंड आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। Thank you so much, sir. Sir, I was looking forward to this podcast because जब हमारे जो बड़े हैं घर के उनको पता था वास्तु क्या है, बट देन हमारे हम जो लाइक मिलेनियल्स हम तक आने तक ये थोड़ा सा जैसे गायब हो गया है. Like millennials and Gen Zs are not so much into Vastu, and I want to understand what this exactly is. But before that, I want to know about you because realtor turning into a Vastu Shastri is what I want to know. That how did this happen and where you from, like, what you do, and little bit about you so that my audience know who I'm gonna be discussing this topic with. ओके जूनो, मैं बहुत ही छोटे शहर से आता हूँ। मैं भोपाल, मध्य प्रदेश का कैपिटल है। इतना भी छोटा शहर नहीं है, बट येस इट इज़ अ वेरी नाइस क्लीन सिटी। और अगर आप मेरे फैमिली बैकग्राउंड की बात करते तो आई कम फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका करियर डिसाइड वहीं पे हो जाता है कि भाई बड़ा होगा और अच्छी नौकरी लगेगी और डॉक्टर वही बनेगा. डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, और यही चीज़ें मेरे दिमाग में डाली गई थी कि भाई बड़ा होगा तो तुमको अच्छी नौकरी मिलेगी अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। बट 2007 में मैं पढ़ाई करने के लिए पूना में आया। मैं, मेरे घर वालों ने पूना भेजा मुझे पढ़ाई करवाने के लिए। 2 साल का मैंने एमबीए किया यहाँ पे, और 2009 में मेरा जॉब लगा।
तो वो टिपिकल माइंडसेट जो एक फैमिली का होता है उसी माइंडसेट व्हाट से वाज दिस जॉब जो पहला मैंने जॉब रियल था? एस्टेट ज्वाइन किया मैंने। ओके, द सो फर्स्ट जॉब वाज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जॉब सेल्स एंड मार्केटिंग में मैंने अपना करियर ओके। स्टार्ट किया मैंने। और वहाँ से धीरे 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 एक मोटिवेशन मेरे को आया। मोटिवेशन कैसा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जब मैं कस्टमर्स हैंडल करता था, क्योंकि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब करता था मैं उस टाइम पे। जब मैं कस्टमर से इंटरेक्ट करता तो कस्टमर एक फ्लोर प्लान लेके बैठते थे और अपने किसी गुरुजी को फ़ोन करते थे कि भाई गुरुजी ये प्लान आप देखिए और हमको घर लेना है, तो ये प्लान के अकॉर्डिंगली हमको घर परचेस करना है। तो वास्तु के बहुत टर्मिनोलॉजीज उस टाइम भी चलते थे और लोग वास्तु देख के घर परचेस करते थे। तो मैंने देखा काफ़ी सारे कस्टमर्स जो नॉन कंप्लाइंट वास्तु कंप्लाइंट घर है उनको रिजेक्ट कर देते थे, उस कारण सेल्स भी लॉस होता था। तो मैंने क्या किया और देखा, मैंने लोगों में देखा कि भाई जो जिस घर पे भी वो रह रहे हैं उसमें कहीं हेल्थ के इश्यूज है, कहीं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही उनको, तो वो घर ऐसा ढूंढते थे जहाँ पर उनकी लाइफ प्रॉस्पेरस हो। तो मुझे एक मोटिवेशन आया कि क्योंकि मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ और पूरा वास्तु रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, तो धीरे 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 आई इंडल्ज माई सेल्फ इनटू लर्निंग वास्तु। और पढ़ाई करते 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 हम्म। मैं इस लेवल पे अपने आप को लेके चले गया जहाँ पर आई बिकम द सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन वास्तु फॉर द पीपल हु आर फेसिंग ए प्रॉब्लम। ओके। तो आज एडवांटेज ये मिलता है मुझे कि आज रियलिटर होने के साथ साथ जब मैंने वास्तु की पढ़ाई करी तो आज मैं लोगों को सॉल्यूशंस दे रहा हूँ ताकि लोगों का जीवन सफल हो सके। और बीइंग ए वास्तु कंसल्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक चीज ये सबको दिमाग में रखना चाहिए, बीइंग मी अ वास्तु शास्त्री, अगर मैं खुद सक्सेसफुल नहीं हूं तो मैं दूसरों को सक्सेसफुल बना ही नहीं सकता। तो अच्छा। मैंने इतने सारे रिसर्चेस किए अपने ऊपर, मैंने घर पे काफ़ी सारे चेंजेस किए। एंड टुडे आई पर्सनली फील कि स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होता है, बट जो मुकाम मेरे को हासिल करना चाहिए था वो मैंने हासिल किया है। एंड आई एम डूइंग वेल इन माई लाइफ और आज मैं लोगों को भी प्रॉस्परस बना रहा हूँ फ्रॉम माई नॉलेज ऑफ वास्तुशास्त्र। सो ऐसे बोल सकते कि आप घर बेचने के साथ घर बना भी रहे हो किसी का। अरे मैं रिकमेंड, अगर कोई मेरे पास आता है बायर्स स्पेसिफिकली, अभी तो खैर मैं डायरेक्ट सेल्स नहीं करता हूँ, मैं हमारा पूरा एक टीम है जो सेल्स करता है। एंड आई डोंट ब्रिंग माई पर्सनल एंड माई प्रोफेशनल करियर टुगेदर, क्योंकि वास्तु इज माई समथिंग विच आई डू पर्सनली और मेरा काम चलता रहता है उसके अकॉर्डिंग। बट रियल इस्टेट में जब कभी भी कोई ऐसा बायर आता है सेल्स टीम के पास में हमारे कि भाई देर इज अ कस्टमर हु इज स्पेसिफिकली लुकिंग आउट फॉर ए वास्तु, तो मैं एक अच्छा, जितना ज्ञान मेरे को है वास्तु का, मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई ये आपको लेना चाहिए और ये आपको फ़ायदा देगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा केस स्टडी सुनाता हूँ मैं। 2019 में 2019 में प्री कोविड, सो देयर वाज अ जेंटलमैन, वो मेरे पास में आया, ही वाज स्टेइंग इन अ 2 बेडरूम हाउस कि अनिल हमको एक बहुत सुंदर सा हमको घर चाहिए और हमको वास्तु के अकॉर्डिंग घर चाहिए। तो मैंने उनको उनको बोला कि आप व्हाई डोंट यू ट्राई अ नॉर्थ फेसिंग हाउस, आप नॉर्थ फेसिंग घर आप ट्राई करो। और नॉर्थ फेसिंग घर में कहीं ना कहीं पे प्रॉस्पेरिटी होती है। जब एक टर्मिनोलॉजी आता है नॉर्थ फेसिंग में, सबके लिए होगा? देखो इन जनरल वास्तु की जब प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं तो वास्तु एक फिक्स प्रिंसिपल पे काम करता है। बट अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी है जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी देख के, आप कुंडली देख के भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि इसको कौन सा एंट्रेंस सूट करेगा। बट इन जनरल मैंने उस टाइम देखा था उनको कि भाई आप नॉर्थ फेसिंग अगर आप ले लो, ये आपको एबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपको दे सकता है। ओके। यू वोंट बिलीव, 2019 में ही वाज अर्निंग मे बी अराउंड 1.5 lakhs इन अ मंथ। ओके। लकीली उनको नॉर्थ फेसिंग का घर मिला, पूना में उन्होंने घर परचेज किया। और थोड़ा सा स्ट्रगल था उनके लाइफ में क्योंकि कोविड भी आ गया था, एक जॉब लॉस भी हो गया उस बीच में। 2022 में उन्होंने जॉब क्विट कर दिया और उन्होंने सोचा कि अब मैं खुद से कुछ करूंगा। एक छोटी सी आईटी कंपनी उन्होंने डाली। आईटी कंपनी डालने के लिए एक पार्टनर को अपॉइंट किया, दोनों ने मिलकर काम किया। जरा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, टुडे वी आर सिटिंग ऑन 2025। आप गेस करो कि 1.5 लाख महीना कमाने वाला आज किस मुकाम पे पहुंचा होगा? जस्ट एक वाइल्ड गेस करो आप। ऑनेस्टली मैंने ऐसे वास्तु स्टोरीज सुने जहाँ पे रास्ते से भी लोग उठ के करोड़पति बन गए। तो आई वोंट बी एबल टू गिव यू अ फिगर, बट सर 50 करोड़ का नेटवर्थ हो गया आज। आर यू आप समझ सीरियस? रहे हो? यस। सो ऐसा नहीं है कि वास्तु ने कुछ मिरेकल किया, उनका खुद का डेडिकेशन, उनका खुद का पैशन, उनके गोल्स को अलाइन किया वास्तु ने। राइट। अदरवाइज सो बहुत, वास्तु इज नॉट मैजिक। इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स नॉट अ मैजिक। वास्तु पूरा आर्ट है, वास्तु पूरा साइंस है जो आपके आपके एनर्जीज के साथ अलाइन करता है। और आप आपका गोल सेट करो, आप काम करो, आपको मिलेगा। मेरे मेहनत पास करनी ही है। मेहनत तो करनी है सर, विदाउट मेहनत तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो मेरे ऐसा पास नहीं है कि आपने
फ्रिज एक जगह रख दिया, फिश टैंक एक जगह रख दिया, यू आर एक्सपेक्टिंग वास्तु टू डू एवरीथिंग फॉर यू। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको मेहनत करनी है, आपको काम करना है। एग्जैक्टली, यू हैव टू वर्क। समटाइम क्या होता है, हमारे माइंड्स में ऐसे माइक्रॉन्स है, सपोज बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस भी देखे जहाँ पर मुझे वास्तु के लिए बुलाया। अब मैंने देखा है भाई, घर के अंदर कोई चेंजेस हम कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे आप, कर्टेन चेंज करोगे, कलर कॉम्बिनेशन चेंज करोगे घर के अंदर, या छोटे मोटे आर्टिफैक्ट्स आप प्लेस करोगे। बट व्हेन अ वास्तु कंसल्टेंट गो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट एक कंसल्टेंसी के लिए, और जब एक सामने वाले को एक वो पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स देता है, तो एक माइंड में एक माइक्रॉन्स क्रिएट होता है कि भाई अब मेरे घर पे है ना, मैंने 2-3 चेंजेस किए। जैसे मटका उठा के नॉर्थ ईस्ट पे रख दो पानी का, वाटर फाउंटेन लगा लो, या साउथ वेस्ट को हेवी कर दो। एक काम करो, आपका जो वार्डरोब है वो साउथ वेस्ट पे रख दो। ये छोटे मोटे स्पेस प्रोग्रामिंग के अगर चेंजेस कर दिए हमने वास्तु के अंदर, और सामने वाले ने उसको बहुत पॉजिटिव सेंस में लिया, और मैंने राइट। देखे वहाँ पे भी चेंजेस हुए हैं सर, कि भाई मेरे घर पे वास्तु मेरा हो गया है, अब मेरे को तरक्की मिलेगी। मैंने गोल सेट किया, मैंने उस गोल्स पे काम किया, और मेरे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं मेरे को। तो वास्तु यहाँ पे भी काम करता है, माइंडसेट। सर जैसे आपने बोला कि छोटे-मोटे घर में चेंजेस करना, प्लांट्स हटा के रख देना। कैन पीपल रिलाई ऑन इंटरनेट फॉर दिस इन्फॉर्मेशन और शुड दे कंसल्ट अ वास्तु शास्त्री? देखो, मैं तो बोलता हूँ आज की डेट में यूट्यूब विजन ऑफिशियल गार्बेज, मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना कंटेंट आ गया है। कुछ अच्छे कंटेंट्स भी है, कुछ कंटेंट्स ऐसे हैं कि जिसके कोई प्रूफ्स नहीं है, कुछ कंटेंट आउट ऑफ द टॉपिक चले जाते हैं। तो प्रॉपर आप पढ़ो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, आप इंटरनेट पे जाके सर्चेस करो, नो प्रॉब्लम। बट जब एक प्रॉपर, जब आपका घर पे वास्तु करने की जब बात आती है, तो प्रॉपर कंसल्टेंसी लेके करो। जैसे अगर हमारी तबीयत खराब है, कुछ हमको दिखता है कि भाई मेजर इश्यूज है, वी कैन नॉट गो टू मेडिकल स्टोर एंड टेक ए मेडिसिन रैंडमली। राइट। वैसा ही एक प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट को अपॉइंट करो, और उससे घर का इलाज कराओ, रिजल्ट्स मिलेंगे। खुद से कुछ खुद ट्राई से मत कुछ करो। मत करो, प्रॉब्लम हो सकता है अगर प्रॉब्लम हो कुछ सकता गलत हो है, गया यस तो? ऑफ कोर्स। आपने एलिमेंटल बैलेंसिंग इम्बैलेंसिंग अगर आपने घर के अंदर कर दिया, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में प्रॉब्लम और डिट्यूरेट हो जाएगी आपकी। सो डोंट डू दैट। आप आपके नॉलेज के लिए पढ़ो, आपके नॉलेज के लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, बट जब प्रॉपर वास्तु अगर आप घर के अंदर कर रहे हो, तो कंसल्ट कर लो किसी के साथ में, प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ में, एनर्जीज के साथ में आप उसको ठीक करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। देयर इज नो रॉकेट। और वास्तु में मैंने देखे हैं, वास्तु में रिजल्ट्स 21 दिन से लेके 45 दिन के अंदर रिजल्ट्स मिल जाते हैं, मतलब आपको विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपने प्रॉपर गोल सेट किया है, तो फिर वो 6 महीने से लेके साल भर के अंदर अंदर तो आपको एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर, आपको दूध और पानी की तरह आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वास्तु ने काम किया है घर के अंदर। सो सर आई वांट टू अंडरस्टैंड फॉर समवन लाइक मी जिसको कुछ नॉलेज नहीं है चीज का, वास्तु शास्त्र है क्या? देखो जूनो, मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज बताता हूँ मैं, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली वास्तुशास्त्र इज, नंबर वन। और वास्तु है कौन। तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं मैं, कि भाई वास्तु पुरुष है कौन और वो कहाँ से आए। मत्स्य पुराण हमारे शास्त्रों की पहली पुराण मानी गई है। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि वास्तु पुरुष शिव जी के पुत्र है। और मैं आपको सीरियसली बोलता आई हूँ, डिडंट नो दिस। 90% ऑफ इंडियंस डजंट नो अबाउट दिस। एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटी कि जो लोग वास्तु शास्त्र प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो रेमेडीज भी ले रहे हैं, कंसल्टिंग भी कर रहे हैं, उनको भी ये चीज नहीं पता? पॉसिबिलिटी है? आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, बट यस, अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो आई एम 100% श्योर उनको पता होगा। और जो लोग लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने घर का ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ वास्तु अकॉर्डिंग, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे भी ये नॉलेज नहीं पता नहीं होगी, होता है, राइट? नहीं होता है, मैं दैट इज द सिर्फ कर रहा रीजन। हूँ बिकॉज लोग कर रहे हैं और वर्क कर रहा है ये चीज। एग्जैक्टली, लोगों को पता होना चाहिए कि भाई वास्तु वास्तु पुरुष है कौन। तो मत्स्य पुराण के मुताबिक बताया गया है कि वास्तु पुरुष शिव जी के पुत्र है। अब ये पैदा कैसे हुए, जब शिव जी अंधकासुर से लड़ रहे थे, अंधकासुर बहुत पावरफुल डेमोन था, जब उनसे लड़ रहे थे तो वो लड़ते लड़ते थक गए और उनका पसीना धरती पे आके गिरा, और वहां से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। ये ऐसा माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में लिखा गया है, वो कैसे पैदा हुए वो किसी को पता नहीं पसीने से, बट दिस इज रिटन इन द माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। राइट। जब वो पैदा हुए तो बहुत विशाल रूप लेके वो पैदा हुए। तो ब्रह्मा जी देख रहे थे उनको, और देखा कि भाई एक इतना विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई, और जैसे ही उन्होंने देखा, तो वास्तु पुरुष ने शिव जी को पूछा कि मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना दो, क्योंकि वो भूखे थे बहुत। तो शिव जी ने बोला कि तुमको जो दिखता है तुम खा लो। वास्तु पुरुष के दिख को दिखा तीनों लोक, तो तीनों लोगों को खाने के लिए निकले। तो ब्रह्म देवता ने आदेश दिया
जितने भी हमारे देवी देवता हैं, कुछ राक्षस हैं और कुछ गंधर्व गंधर्व होते हैं जिनकी पूजा नहीं होती है, कि भाई हमें हमें एकजुट होने का समय है ये। अगर ये तीनों लोगों को खा गया तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, ये इतना पावरफुल है क्योंकि शिव जी के अंश से पैदा हुआ पुत्र है ये उनका। तो जैसे ही वो तीनों लोगों को खाने के लिए निकला तो ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को धक्का दिया और वास्तु पुरुष जमीन पे आके गिरे और वास्तु पुरुष जमीन पे उल्टे आके गिरे। तो आपने देखे रहेंगे बहुत सारे फोटोज पे, अगर आप गूगल करेंगे ना तो आपको वास्तु पुरुष की बहुत सारी फोटोज दिखेंगी जहां पर वो उल्टे हाथ जोड़ के गिरे पड़े हुए हैं। अच्छा। तो लॉजिक ये है कि वो उल्टे क्यों गिरे हुए हैं, क्योंकि वास्तु पुरुष को ब्रह्मा जी ने धक्का दिया तो वो जमीन पे उल्टे आके गिर गए। दैट ओके। वाज द लॉजिक बिहाइंड। नंबर 2, हम बात करते हैं वास्तु पुरुष के ऊपर 45 एनर्जी फील्ड्स है, बट वो 45 एनर्जी फील्ड आई कैसे? जो देवी देवता गंधर्व और राक्षस जो उनको देख रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि भाई सब उनके ऊपर जाकर बैठ जाओ ताकि ये वापस उठ ना सके। तो सब उनके ऊपर आके बैठ गए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 33 करोड़ देवी देवता है, वो 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 2033 सुप्रीम लॉर्ड्स, जिनको हम ओके। 33 कोटि देवी देवता बोलते हैं, ओके। वो सब वास्तु पुरुष के ऊपर जाके बैठ गए। कुछ ओके। राक्षस और गंधर्व भी जाके बैठा, ऐसा करके 45 एनर्जी फील्ड्स पूरी कंप्लीट हुई। और पीठ में आके बैठे ब्रह्मा जी बैक साइड पे, ओके। इसके लिए बोलते हैं ब्रह्मस्थान। ये भी ओके। बहुत से लोगों द को पता नहीं। सेंटर ऑफ। एग्जैक्टली, सेंटर ऑफ द वास्तु पुरुष विच इज द बैक, ताकि वास्तु पुरुष उठ ना सके। राइट। तो जब ब्रह्मा जी बैठे ब्रह्म स्थान में उनके पीठ में, तो वो बन गया ब्रह्म स्थान। ब्रह्मा जी ने फिर वास्तु पुरुष को पूछा कि आपको क्या चाहिए, आप तीनों लोगों को खाने के लिए निकले हो। बोलते मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना दो। तब ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि धरती लोक में जो भी भवन का निर्माण करेगा और वास्तु की पूजा करेगा और वास्तु के नाम से हवन करेगा, वही आपका भोजन है। और एक और वरदान दिया उनको कि भाई देखो, अभी आपके ऊपर देवी देवताओं का भी वास है, राक्षस का भी वास है और गंधर्व का भी वास है। ओके। तो अगर धरती लोक में किसी ने भवन का निर्माण वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग नहीं किया तो उसको दुख का भोग भोगना पड़ेगा। और अगर किसी ने वास्तु के हिसाब से, वास्तु पुरुष मंडल के हिसाब से अगर घर का निर्माण किया तो उसको सुख की और समृद्धि मिलेगी। दिस इज ऑल अबाउट वास्तुशास्त्र। दिस इज द वास्तु वास्तु पुरुष मंडल का क्रिएशन ही ऐसे हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू जो आपने अभी मुझे बोला, तो क्या वास्तु सिर्फ हिंदुओं के लिए है? देखो, बिकॉज एज यू सेड वास्तु इज सन ऑफ लॉर्ड शिव, सो yes, सिर्फ हिंदुओं के लिए वास्तु? नहीं देखो, वास्तु एक आर्किटेक्चरल साइंस है। ऑफ कोर्स ये इंडियन माइथोलॉजिकल टेक्स्ट से पैदा हुआ शास्त्र है ये, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदूज ही फॉलो करें इसको। ये वर्ल्ड में जितने भी रिलीजियंस हैं कोई भी फॉलो कर सकता है। और मैं आपको एक बहुत कॉमन फैक्ट बताता हूं मैं, टू गेट यू एन प्रॉपर आंसर अबाउट योर क्वेश्चन। अगर हम देखते हैं, वर्ल्ड के 2 रिचेस्ट टेम्पल्स हैं, एक है आपका पद्मनाभ टेम्पल और एक तिरुपति बालाजी टेम्पल। अगर आप पद्मनाभ टेम्पल में अगर आप देखते हो, जो उसका एंट्रेंस है वो प्रॉपर ईस्ट का एंट्रेंस आता है। तो 32 एंट्रेंसेस होते हैं। 32 एंट्रेंस में से अगर हम 2 एंट्रेंस की बात करते हैं, जो ऑस्पिशियस एंट्रेंस है वो होता है E3 राइट। E4, S3 S4, W3 W4, N3 N4। दीज आर द मोस्ट ऑस्पिशियस एंट्रेंस और ये वेंडेंस देते हैं ये। पद्मनाभ टेम्पल में अगर आप देखोगे तो आपको E3 E4 का एंट्रेंस है, N3 N4 का भी एंट्रेंस है, S3 S4 का भी एंट्रेंस है, W3 W4 का भी एंट्रेंस है। राइट। अगर हम सिमिलैरिटीज की अगर हम बात करते हैं, अगर हम तिरुपति बालाजी टेम्पल में जाते हैं, तिरुपति बालाजी टेम्पल में अगर आप देखते हो वापस E3 E4 का एंट्रेंस आता है। एक लंबा ओके। सा रोड हिट है, जो रोड आता है और वो सीधे टेम्पल के पास जाके कनेक्ट होता है और E3 E4 पे जाके कनेक्ट होता है। अगर हम देखेंगे तिरुपति बालाजी टेम्पल में पीछे से वेस्ट के साइड से भी एंट्रेंस है, वो W3 W4 का एंट्रेंस है। ये 2 फैक्ट्स मैंने आपको बताए इंडियन टेम्पल्स में। राइट। अभी अगर हम मुस्लिम्स की अगर हम बात करते हैं, हम्म। मुस्लिम्स में बहुत फेमस है जिसको हम मक्का बोलते हैं। राइट। आप मक्का का अगर आप एंट्रेंस देखते हो, अगर आप जो मेन एंट्रेंस है मक्का का, इट इज कमिंग प्रॉपरली फ्रॉम ईस्ट। E3 E4 का एंट्रेंस है। और डायगनली ऑपोजिट अगर हम देखते हैं जो उनका एंट्रेंस है, वो W3 W4 का एंट्रेंस है। सिमिलैरिटीज मैच होती है। सेकंड, अगर आप देखोगे बीच में जो मक्का बना हुआ है, जहां पर जो उनका मेन धर्म स्थान है, वो वहाँ पे विदिशा डायरेक्शन है। विदिशा डायरेक्शन मतलब अगर आप देखेंगे क्रॉस डायरेक्शंस बनी हुई है वहां पे, ओके। थोड़े से डायरेक्शन टिल्ट है। बट मक्का के जो कॉर्नर्स है वहीं पे आप देखेंगे सारी एनर्जी फील्ड्स है। तो मेन जो आप देखेंगे मक्का में, एक जो पत्थर है जहां पर लोग उनको हाथ लगाते हैं, वो वेस्ट की दिशा में बना हुआ है। वो वेस्ट एक ऐसी दिशा है जो कॉमनली फॉलो होती है, जहां पर अगर आप तिरुपति बालाजी टेम्पल में देखो या पद्मनाभ टेम्पल में देखो, मंदिर में जहां पर मूर्ति का प्लेसमेंट है वो वेस्ट में ही प्लेसमेंट है। सेम इज बीन सीन इन मक्का। अभी मैं आपको एक और कॉमन फैक्ट बताता हूं मैं। अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करते हो,
ओके। सेंट पीटर्स चर्च जो रोम में बना हुआ है, हम्म। वर्ल्ड का अगर आप देखते हो तो वर्ल्ड का एक वन ऑफ द रिनाउंड क्रिश्चियनिटी का चर्च माना चर्च गया। माना और जाता है, जैसे राइट। मक्का मक्का की हम बात करते हैं तो मुस्लिम्स लोग मक्का को बहुत फॉलो करते हैं। राइट। आप इंडियंस की बात करोगे तो सबका ड्रीम रहता है भाई तिरुपति बालाजी और पद्मनाभ टेम्पल्स में जाके उनके दर्शन हो जाए। तो और वैसे ही अगर आप देखते हो तो सेंट पीटर्स चर्च जो है वो एक क्रिश्चियनिटी के लिए एक क्रिश्चियनिटी, बहुत बड़ा राइट। ब्लेसिंग्स है उनके लिए। सेंट पीटर्स चर्च अगर आप गूगल अर्थ पे जाके ओपन करेंगे, अगर आप देखेंगे सेम E3 E4 का रोड हिट, और वहाँ पे जो चर्च में जो जहाँ पे जीसस की जो मूर्ति रखी हुई है वेस्ट में रखी हुई है, वाई बिकम्स द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। जितने भी बड़े धर्म स्थान हैं, बड़े बड़े रिलीजियन में, सब में एक चीज कॉमन मिलती है, जहाँ पर E3 E4 से एंट्रेंस आ रहा है, या फिर S3 S4 से एंट्रेंस आएगा, N3 N4 से एंट्रेंस आएगा, या फिर W3 W4 से एंट्रेंस आएगा। और आपके जो चर्च का जो प्लेसमेंट है या मंदिर का जो प्लेसमेंट है या फिर मस्जिद का जो प्लेसमेंट है वो वेस्ट के डायरेक्शन में ही क्यों है। मैं इंडिया में एक और आपको बताता हूँ, मैं जामा मस्जिद सुना होगा, जामा मस्जिद दिल्ली। दिल्ली में। राइट। जामा मस्जिद गूगल अर्थ में ओपन कीजिए, बड़ा सा रोड है जो ईस्ट से आता है, प्रॉपर्टी को हिट करता है E3 E4 पे, पॉजिटिविटी सोशल कनेक्शन देता है आपको, क्योंकि ईस्ट की दिशा सोशल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। वहीं पे अगर आप देखोगे मस्जिद जहाँ पर प्लेस्ड है, जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, वो वेस्ट की दिशा पे। वाई? लोगों के पैटर्न अलग है फॉलो करने के लिए, बट साइंस एक है। तो कहीं ना कहीं पे हर रिलीजन के लिए वास्तु सेम ही फॉलो होता है। देयर इज नो रॉकेट साइंस अबाउट इट। और जितने फैक्ट्स मैंने बताए आपको, आप गूगल अर्थ पे जाइए, गूगल अर्थ को ओपन कीजिए, राइट हैंड साइड पे आपको एक नॉर्थ का मार्किंग दिखा है, दिशा भी आपको दिख जाएगी। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए और आप कमेंट कीजिए वेदर आई एम रॉन्ग और राइट। सो वास्तु इज फॉर एवरीवन। वास्तु इज फॉर एवरीवन। देखो, सांस लेता हूं मैं भी, सांस आप भी लेते हो। आग की जरूरत आपको भी है खाना बनाने के लिए, आग की जरूरत मुझे भी है खाना बनाने के लिए। वास्तु इज ऑल अबाउट 5 एलिमेंट्स। वो चाहे कोई भी रिलीजन रहने दो, 5 एलिमेंट्स की जरूरत सबको। अगर मैं आपको Coming to that, talking of elements, is there any scientific reasoning behind Vastu? I'm just curious. तो देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बताऊं जुनों में, साइंस भी कभी प्रूफ नहीं होता है, राइट? साइंस पूरा रिसर्च करता है, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करता है, और फिर उसके बाद में कॉमन कंक्लूजन निकलता है दिस इज वर्किंग। अभी अगर आप पहले के टाइम पे देखोगे, बहुत से लोग बोलते थे धरती अंडाकार की है, फिर बीच में साइंस ने बोला कि भाई ये धरती गोल है, फिर कुछ लोग ने बोला नहीं धरती चपटी भी है, Flat Earth. फ्लैट अर्थ भी है। तो रिसर्चेस चलते रहते हैं, साइंस इज प्योर रिसर्च। बट अगर हम वास्तु की बात करते हैं, 5 एलिमेंट्स है जो हमको दिखते हैं। हमारी धरती 5 एलिमेंट से बनी हुई है। 5 एलिमेंट्स है क्या? वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, Fire. फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। तो यही हमारी बॉडी, जो जिस जिस एलिमेंट से आपका अर्थ बना है वही एलिमेंट से हमारा बॉडी बना हुआ है। अगर हमारे बॉडी में ये पांचों तत्व इम्बैलेंस हो गए तो ये हमको तकलीफ देंगे। सिमिलरली, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घर के अंदर 45 एनर्जी फील्ड है और एक इनविजिबल फोर्स है वास्तु पुरुष के नाम पे। अगर वो इम्बैलेंस हो गए घर के अंदर तो वो हमारी बॉडी पे नेगेटिवली या पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स करते हैं। वास्तु इज प्योर साइंस। वास्तु आर्ट भी है, आर्किटेक्चरल अगर आप देखते हो ना, हाँ। आप देखो जो मैंने सेंट पीटर्स चर्च की जो मैंने बात Yes. बताई है, आप जाके देखो गूगल पे, कितना ब्यूटीफुल चर्च बना है। दैट्स एन आर्ट। ऐसा नहीं है कि आपने 4 दीवारें बनाई, घर पे छत खड़ा कर दिया, वास्तु हो गया। वास्तु पूरा आर्ट है। आप उस पर डिजाइनिंग किस टाइप की कर रहे हो, आप किस टाइप के आर्टिफैक्ट्स आप क्रिएट बना रहे हो, आप आपके मंदिर के अंदर, चर्चेस के अंदर, मस्जिद के अंदर, दिस अट्रैक्ट्स पीपल। आज कुछ भी अगर आप स्ट्रक्चर्स देखते हो, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर अगर आप देखते हो, व्हाई पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट? बिकॉज उसमें साइंस के साथ आर्ट भी है। तो आर्ट का इन्वॉल्वमेंट, साइंस का इन्वॉल्वमेंट इज इक्वल टू वास्तु। Talking of that, I know a historical place in my mind. एक जगह है, मैं आपको उसके बारे में बाद में बात करूंगा। बिफोर दैट आपने एक बोला अभी कि बीमारी होती है, बहुत इम्पैक्ट होता है। सो अगर माइनर इशू है कुछ वास्तु का, बहुत माइनर इशू है, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है किसी के लाइफ पे। ऑफ कोर्स, वास्तु में छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है, और छोटी चीजें ही सारे रेक्टिफिकेशंस करती है घर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्पेस प्रोग्रामिंग। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। मैं, मेरे ऑफिस में एक बंदा है, तो उसने अभी अभी पुणे शिफ्ट किया, कुछ दिनों पहले पुणे शिफ्ट किया उसने। तो पूरा सामान घर पे शिफ्ट किया और उसमें रहने लगा। रहने के बाद में एक बहुत बड़ा जिम का इक्विपमेंट था, ओके। बीच वाली मशीन। जो जिम का बहुत शौकीन था, तो उसने क्या किया, घर के एकदम कोर सेंटर पे वो मशीन रखा हुआ है। जब वो घर पे शिफ्ट हुआ तो उसको समझ में नहीं आया, 15-20 दिन बाद उसने छुट्टी लिया, 2 दिन का 3 दिन का छुट्टी लिया। तो आई कॉल्ड हिम, व्हाट हैपेंड भाई, क्या हो गया?
बोलता है इतना बैड बैक पेन हो रहा है, आई कैन नॉट बिलीव। तो मैंने बोला कि डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला है कि कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, एक्सरेज भी निकाले, कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, बट रेस्ट करने के लिए बोला है। तो आई एम पुटिंग सम स्प्रेज एंड ऑल, आई एम ईटिंग सम मेडिसिन, होपफुली आई विल बी बैक इन कपल ऑफ डेज। 2-3 दिन के बाद मैं ऑफिस आया, चलते हिलते बुलते आया ऑफिस में, बैक पेन उसका ठीक नहीं हो रहा था। वापस उसने 2 दिन के बाद छुट्टी लिया, तो वापस मैंने कॉल किया उसको, व्हाट हैज हैपेंड? बोला मैं आता हूँ, रुको घर पे, आई विल कम डाउन टू योर हाउस। जब मैं घर पे देखा, मैंने तो मैं वास्तु के हिसाब से नहीं गया था घर पे, मैं हेल्प करने के हिसाब Yeah, से yeah. गया था कि भाई है ना, अगर कुछ हेल्प लगेगा तो बताओ, क्योंकि अकेला शिफ्ट हुआ है, कोई है नहीं अभी पूना में उसका। Right. मैंने देखा तो घर पे एकदम सेंटर ऑफ द हाउस में बड़ा जिम का एक मशीन उसने रखा हुआ था, शिफ्टिंग के दौरान उसने शिफ्ट किया था वहाँ पे। तो मैंने उसको बोला कि एक काम कर, तू है ना ये जिम का जो मशीन है ना, यार साउथ वेस्ट पे प्लेस कर दे भाई, क्योंकि भारी भारी जोन है और वहाँ पे उसको प्लेस कर दे और सेंटर को खाली कर दे। तो बोलता व्हाट विल हैपन विद दिस, ही इज नॉट ए बिलीवर ऑफ वास्तु। Right. उसने शिफ्ट कर दिया उसने वहाँ पे। 3-4 दिन के बाद में थोड़ा ठीक ठाक लगा उसका। मेरे को बोलता है जबरदस्त फिजियोथेरेपिस्ट मिला मेरे को, उसने पता नहीं क्या किया और मैं ठीक हो गया। मैंने सोचा कि ठीक है भाई, ही इज हैप्पी। बट मैं आपको बताऊं, ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती है जो ना वास्तु में। सेंटर ऑफ द हाउस पे अगर कोई भी भारी आइटम अगर प्लेस किया आपने, बैक का प्रॉब्लम देगा ही देगा। और मैं आपको एक और चीज, सिर्फ बैक का प्रॉब्लम, बैक का प्रॉब्लम भी दे सकता है, आपको स्टमक का प्रॉब्लम भी दे सकता है, हेल्थ इश्यूज बेसिक। हेल्थ इश्यूज। सेंटर ऑफ द घर पे अगर सीढ़ी बना दी ना, बॉस हार्ट का प्रॉब्लम दे जाता है। भारी हो गया ना आपका शरीर। आप सोचो, आपका पेट अगर भारी है और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है, क्या आप दिन में काम कर पाओगे अच्छे से? नहीं। आपका माइंडसेट ही नहीं। कोर अगर हमारा स्ट्रांग है हमारी लाइफ में, तो हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर कोर ही अगर हमारा डैमेज्ड है, तो सब कुछ धीरे 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 सब डिटेरियोरेट होता चला जाएगा। एंड एज आई टोल्ड यू, हमारे पेट से ही हमारी बॉडी को पूरी ऊर्जा मिलती है। जो हम खाते हैं, जो हमारे पेट पे जाता है, तो सर इसका nutrition मुझे मिलता है। एक छोटा सा रेमेडी चाहिए। सेंटर ऑफ द हाउस इज ब्रह्मस्थान, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। यस, क्या खुद से हम ब्रह्मस्थान ढूंढ सकते हैं अपने घर का? देखो, नक्शा लो, नक्शे में 4 कॉर्नर्स डिवाइड करो, स्केल लो और स्केल से क्रॉस मार्क करो कॉर्नर टू कॉर्नर। बीच का जो एरिया आएगा दैट इज अ ब्रह्मस्थान। अभी देखो, और वहां कुछ नहीं रखना है। वहाँ पे देखो, जनरली कभी कभार ब्रह्मस्थान में डाइनिंग टेबल आ जाता है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, नो प्रॉब्लम। आप देखोगे बहुत सारे घरों पे एक दीवार आ रही होती है। अब ब्रह्मस्थान एक डॉट नहीं है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि ब्रह्मस्थान भी एक सेंटर पार्ट है, दैट डॉट इज अ ब्रह्मस्थान। नो, ब्रह्मस्थान आपके घर का 11% होल्ड करता है, मतलब वो प्रॉपर जोन है। इट्स नॉट अ स्मॉल एरिया ऑफ ब्रह्मस्थान की भैया छोटा सा डॉट है ब्रह्मस्थान हो गया। प्रॉपर जोन है। उस जोन पे टेक्निकली देखा जाए, बहुत ज्यादा भारी सामान नहीं चाहिए। कॉलम्स नहीं चाहिए, सीढ़ी नहीं चाहिए, टॉयलेट्स नहीं चाहिए, किचन नहीं चाहिए। और एक और चीज़ है जो शास्त्रों में लिखी गई है, हरी चीज़ और लाल चीज़ नहीं चाहिए, मंदिर भी नहीं चाहिए। मंदिर क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ब्रह्म देवता की पूजा नहीं होती है। ओह, आई डिडंट ऐसा नो माना दैट। गया है। ये ब्रह्म देवता की पूजा नहीं होती है। और अगर आप ब्रह्म स्थान में बैठ के पूजा करोगे तो वहाँ की एनर्जी ब्रह्म स्थान की थोड़ी सी डैमेज होती है। तो वो भी कहीं ना कहीं पे ह्यूमन लाइफ में क्योंकि आप इनडायरेक्टली ब्रह्मदेव की पूजा कर रहे हो। एग्जैक्टली, नो मैटर कौन सा मंदिर वहां पे है, आप इनडायरेक्टली ब्रह्मस्थान पे Exactly. ब्रह्मदेव की पूजा कर रहे हो। एग्जैक्टली। मंदिर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मैं हम जब मंदिर घर पे प्लेस करते हैं ना, तो वो एक फिजिकल, एक हमको एक आकृति हमारे सामने है जिनकी हम पूजा करते हैं। बट आप इनडायरेक्टली जिस जोन पे मंदिर रखा है, वहां पर जो एनर्जी फील्ड है, जो मैंने आपको वास्तु पुरुष मंडल बताया कैसे पैदा हुआ, जिस जोन पे जो देवता बैठ गए, अगर आप वहां पर मंदिर प्लेस करते हो और अगर आप पूजा करते हो, तो वो इनडायरेक्टली उस जोन की एनर्जी की पूजा हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट में देवताओं की जो माता है अदिति देवी, आप वहां पर जाके पूजा करते हैं, क्योंकि जनरली देखा जाएगा तो सारे देव अपनी माता के पास ही आते हैं, तो इसलिए उस जोन में भगवानों की पूजा की जाती है। बट अगर वही मंदिर अगर आपने साउथ में प्लेस कर दिया, तो साउथ में यम देवता बैठते हैं, आपने मंदिर तो प्लेस कर दिया, बट आप पूजा किसकी कर रहे हो वहां पे? कौन सी एनर्जी फील्ड की पूजा हो रही है? यम देवता, विच इज यम देवता इज यमराज, यमराज। यस, एग्जैक्टली। और यमराज की पूजा नहीं होती है। यस, तो आप उस जगह में पूजा कर रहे हो। इफ यू आर, अगर मंदिर साउथ की तरफ है, Exactly. तो आप इनडायरेक्टली यमराज की पूजा कर यमराज रहे की हो, पूजा हो रही है, एंड दैट्स रॉन्ग। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। यम देवता की कौन पूजा करता है भाई? ऊपर जाना है क्या जल्दी? अच्छा, okay. Honestly speaking, I know most of the gods, most of the Hindu gods through Ramayana, Mahabharata and all. तो मेरे को डिटेल में ज्यादा पता नहीं है, बट all I know is Yamraj is a angel of death, if I'm not wrong. Exactly. वो आपकी सोल लेने के लिए basically he comes on planet Earth, right? Planet Earth, that's right.
Okay, so don't keep the mandir to the south. Is it for everyone? क्या? फॉर एवरीवन आप You can't keep the mandir in आप the देखो south. कोई भी रिलीजन में आप देखो सर, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो बड़े बड़े जो हिस्टोरिकल टेम्पल्स बनाए गए हैं, जिनको देखने के लिए दुनिया भर के लोग जाते हैं, जिनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए दुनिया भर के लोग जाते हैं, क्या साउथ में मंदिर की पूजा है? आप खुद देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। वास्तु में सारा के It's always ऑब्जर्वेशन to the west. ज्यादातर वेस्ट पे देखा गया है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, वास्तु का सबसे बड़ा जो मिथ है वो मैं बस्ट करता हूँ कि मंदिर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट जोन पे ही चाहिए। 3 जोन्स ऐसे मिलते हैं हमको घर पे मंदिर बनाने के लिए। एक क्या है है वो 3 zones जिसमें हमको मंदिर बनाना चाहिए घर में? एक है नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे शिव परिवार की पूजा की जा सकती है। एक है नॉर्थ वेस्ट, जहाँ पर इन जनरल हम किसी भी देवी देवता की हम पूजा कर सकते हैं। वेस्ट में अगर आप मंदिर बना रहे हो, विष्णु जी की पूजा कीजिए, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट्स क्रिएट करती है। आप करके देखिए, आपको मजा नहीं आया तो आप बोलिए। लक्ष्मी जी अगर किसी के घर पे विराजमान है, लक्ष्मी जी की अगर पूजा होती है, तो चौथा एक जोन मिलता है साउथ ईस्ट के जोन पे। लेकिन तब भी मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि साउथ ईस्ट के जोन पे मंदिर जो बनता है वो पिरामिड की आकृति का मत बनाए, क्योंकि पिरामिड जब भी किसी भी लोकेशन पे लगता है तो जगह की एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। और साउथ ईस्ट फायर का जोन है, फायर हमको बढ़ानी नहीं है। जब भी देखा गया है साउथ ईस्ट पे मंदिर का प्लेसमेंट है, तो ऐसे घरों पे एक्सीडेंट जैसे केसेस देखे गए हैं। तो अवॉइड कर दो। और अगर लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की आकृति रख के आप हाथ जोड़ के आप जाइए घर से बाहर, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि वो शुक्र देवता का भी जोन माना गया है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली को कनेक्ट करते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से। तो But do not keep the mandir in the south. यस, That's बहुत good सारे to जोन्स know. बनते हैं, मैंने आपको बताया। देर आर 16 जोन्स। 16 जोन्स में मैंने आपको 3 ही जोन दिए हैं आपको मंदिर रखने के लिए। There are 16 zones, There are but there 16 are only zones. 4 directions. Yeah. So how does that work? बाकी सारे जोन्स की जो एनर्जी फील्ड्स है, वो मंदिर की एनर्जी फील्ड्स नहीं है, वहां पर आपको नुकसान ही मिलेगा। एज आई टोल्ड यू, सही डायरेक्शन पे सही चीजों को प्लेस करना ही वास्तुशास्त्र है। कुछ मंदिर मैंने किचन्स में भी देखा है. मंदिर देखो, इन जनरल अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बोलते हो, तो घर के अंदर मंदिर होना ही नहीं चाहिए। इन जनरल अगर आप वास्तु प्रैक्टिस की बात करते हो, आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप एक ऐसा मंदिर बताओ, आप एक ऐसा मस्जिद बताओ, आप एक ऐसा चर्च बताओ, आप एक ऐसा गुरुद्वारा बताओ, जिसके कंस्ट्रक्टेड प्रमाइसेस के अंदर जहां पे टॉयलेट है और जहां पे किचन हो, आप मुझे बताइए। Even I have not seen. No, it's always outside. आज हमारे घर पे आज हमारे घर पे टॉयलेट है, हमारे घर पे किचन है, बहुत सारी अनयूजुअल एक्टिविटीज भी घर के अंदर होती है। आज घर के अंदर नॉनवेज भी बना रहे हैं लोग, और घर पे आपने मंदिर भी रखा हुआ है। इस पूरे साइकिल में जो एक ही चीज है जो दूषित होता है, वो है घर का टेम्पल। आपकी आस्था है, आप रखिए, मंदिर बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक भगवान का एक फोटो फ्रेम लगाइए, हाथ जोड़िए, घर से बाहर जाइए, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी आपको। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, आप मंदिर जाइए, आपका जुपिटर जरूर स्ट्रांग होगा। आप देखो मंदिर के, मस्जिद के कपाट खाली है सर। श्री विष्णु हरि जब वैकुंठ से निकल के धरती लोक पे आए, मंदिरों में गए, तो लोगों ने क्या किया, मंदिर से उठा के उनको अपने घरों पे लेके आ गए। किस चीज के लिए? अपने कंफर्ट के लिए। मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं ये लोगों का कंफर्ट है कि भाई आज मैं मंदिर में पूजा करके आया, घर के मंदिर में पूजा करके। मंदिर जाओ, समझ में आएगा। एवरी डे यू गो टू टेंपल, देन यू विल गेट एन आइडिया व्हाट एफर्ट्स यू आर टेकिंग टू गो टू टेंपल एंड टेकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। आज ये सब चीजें लोग बिलीव नहीं करते, बट इन जनरल लोगों का बिलीफ है। आप रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू अनिल वर्मा, घर में मंदिर होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए घर के अंदर मंदिर। आप भगवान का फोटो का फ्रेम लगाइए, भगवान के फोटो के फ्रेम की आप पूजा कीजिए, और आप ब्लेसिंग्स लेके आप घर से बाहर निकलिए। मंदिर जरूर जाइए, लेकिन मंदिर जाना बहुत जरूरी है। उससे आपका जुपिटर जरूर स्ट्रांग होगा। और अगर आप मंदिर जा रहे हो, मंदिर से 50 मीटर दूर पे गाड़ी पार्क करो आपकी, और नंगे पैर जाइए, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको। Try to avoid keeping mandir near the toilets and the kitchen is not good for the mandir घर का and for you. घर पे एक छोटा सा, अगर आपने घर के अंदर टॉयलेट की दीवार से लगा के मंदिर बना दिया, किचन के अंदर आपने मंदिर रख दिया, तो एक छोटा वास्तु दोष भी क्रिएट कर ही देता है Not ना। only mandir, any religious, no matter what religion you are from, I mean it's very sensible कि आप ऐसी जगह रखो मंदिर जहाँ पे साफ सफाई हो, एग्जैक्टली और unusual activities आसपास में नहीं हो रही हो, and एग्जैक्टली। because it's a holy place, right? So that makes sense. That makes a lot of sense. लोग क्या करते हैं, बेडरूम के अंदर भगवान की मूर्ति नहीं लगा रख देते हैं। सकते नहीं लगा सकते आप, दैट्स नॉट द प्लेस। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, टॉयलेट में उठ के खाना खाएंगे आप? नहीं. That's not the place to eat a food.
तो आप भाई जो चीज जिस चीज के लिए बनी गई है उस चीज के लिए रखो, वही तो स्पेस प्रोग्राम है, वही वास्तु है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है वास्तु में। तो you shouldn't have holy things and statues and religious stuff in your house. Is that what you're saying? नहीं, मंदिर अलग है. अलग है, होली एंड रिलीजियस थिंग्स आप घर पे रख सकते हैं, आप घर के अंदर पाठ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। कुरान, भगवत गीता, Exactly. बाइबल you can keep. आप रख सकते हो, बट घर के अंदर प्रॉपर एक टेम्पल बना के अगर आप पूजा कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं पे आप थोड़ा सा जोन्स देखिए जहाँ पर है ना ओपन स्पेस हो, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के अच्छे क्लीन जोन्स है जो टॉयलेट्स के पास ना हो, जो किचन के आसपास ना हो, वहाँ पर बनाइए तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा। ऐसा नहीं घर के अंदर रिजल्ट्स नहीं मिलते, घर के अंदर जुपिटर स्ट्रांग होता है, बट छोटे अगर घर है उसी के अंदर अगर आप टॉयलेट्स भी है तो वो कहीं ना कहीं पे वो This was very very interesting yes, वो कहीं ना कहीं पे fact. इम्पैक्ट देता है वो। yes. टॉकिंग ऑफ दैट, हम लोग थोड़ी देर पहले आप हिस्टोरिक चीज़ों की बात कर रहे थे एंड आई सॉ दिस मूवी बाजीराव मस्तानी, राइट? एंड देयर वाज अ डाउनफॉल ऑफ पेशवास. हम्म। If you've noticed, right? I want to understand what was the reason. Was it शनिवारवाड़ा or the वास्तु behind it? तो मैंने Because अभी भी लोग बोलते हैं कि वो haunted है and still people say that there is this एक आवाज सुनाई देती है वहाँ पे काकामाला वासवा in Marathi, right? So is वास्तु a big reason behind all of that? मैंने है ना हिस्टोरिकल प्लेसेस पे बहुत रिसर्च किया मैंने, और मैंने ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखे हैं जिन्होंने एक सल्तनत को राइज दिया है, और ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिसने एक सल्तनत को डाउनफॉल की तरफ भी लेके गए। उसमें से एक शनिवार वाड़ा है। आपको पता है शनिवार वाड़ा इज बीन डिजाइन्ड बाय अ वास्तु कंसल्टेंट, जो कुलकर्नीस हुआ करते थे, वो प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट हुआ करते थे पेशवास के। और वास्तु के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो शनिवार वाड़ा में ऐसा बहुत बड़ा मेजर वास्तु फॉल्ट नहीं था जब उन्होंने बनाया था। इसके लिए उनके पास एक टाइम पे सब कुछ कैप्चर कर लिया था उन्होंने, Right. है ना। अगर आप बाजीराव पेशवास की बात करते हो तो उन्होंने तो जंगे हारी नहीं, हालांकि वो काफी यंग एज में उनका देहांत हो गया था, बट उन्होंने अपने टेन्योर में कोई नेवर लॉस्ट। अगर हम देखते हैं बेसिक पैरामीटर ऑफ वास्तु वो फॉलो किया गया था अब शनिवार वाड़ा के अंदर। अगर आप एंट्रेंस अगर आप देखोगे, नॉर्थ का एंट्रेंस था, नॉर्थ के साइड पे अगर आप देखते हो शनिवार वाड़ा में, वहां पर नेचुरल वाटर सोर्स मूला मुथा रिवर अगर आप देखोगे, अच्छा, हाँ. मूला मुथा रिवर आपको दिखता है शनिवार वाड़ा के सामने ही एग्जैक्टली। Agreed. जब भी कोई भी प्रीमाइसेस के सामने अगर आपका वाटर का सोर्स है, स्पेसिफिकली नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के जोन पे अगर आपका पानी का नेचुरल सोर्स आता है तो वो एबंडेंस को दिखाता है, और एबंडेंस मिला था उनको, अच्छा. दैट इज बीन सीन, राइट। बट क्या हुआ जब कोई भी एक किला बनता है, या जब कोई भी एक वाड़ा क्रिएट होता है, या जब भी कोई एक पैलेस बनता था पुराने जमाने में, तो वो इस टाइप से बनाया जाता था कि भाई अगर उस पैलेस पे हमला हुआ तो उस प्रोटेक्शन के हिसाब से वो डबल लेयर प्रोटेक्शंस वो यूज करते थे अपने प्रोमाइसेस के अंदर। गलती कहाँ पर हुई मैं आपको बताता हूँ, मैं दैट इज माई ऑब्जर्वेशन। नॉर्थ के डायरेक्शन पे अगर आप देखोगे तो डबल लेयर ट्रिपल लेयर उन्होंने दीवार बनाई, बड़ा सा एंट्रेंस था वहां पे, लेकिन वहां पर गार्ड्स को खड़े करने के लिए उन्होंने बहुत भारी कर दिया नॉर्थ को। साइमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे पीछे के साइड पे, साउथ के अगर आप वॉल देखोगे तो आपको सिंगल लेयर वॉल दिखता है आपको। वास्तु का सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रिंसिपल ही ये है, नॉर्थ हल्का होना चाहिए, साउथ भारी होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्थ भारी हो गया, साउथ हल्का हो गया। साउथ और साउथ वेस्ट किस चीज को रिलेट करता है? साउथ आपका रिलेट करता है आपके नेम एंड फेम को, साउथ वेस्ट आपको स्टेबिलिटी देता है। क्या हुआ, धीरे 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 सब कुछ उनके हाथ से लूज आउट होता चले गया, क्योंकि साउथ और साउथ वेस्ट हल्का था, स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई, और धीरे धीरे फॉल ऑफ एन एम्पायर हैज बीन सीन। दिस इज द बिगेस्ट वास्तु फॉल्ट इन शनिवार वाड़ा। तो आपके सारे व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगा, जब भी हम कोई भी प्रीमाइसेस परचेज करते हैं या कोई भी भवन का निर्माण करते हैं, नॉर्थ हल्का रखो, नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखो, साउथ और साउथ वेस्ट को भारी रखो। मैं बोलता हूँ आपके प्रेमाइसेस का 50-60% वास्तु दोष वैसे ही खत्म हो जाएगा। वास्तु का पहला प्रिंसिपल। अभी क्या हो गया, अभी फ्लैट्स के कल्चर्स हो गए, अभी 80% लोग फ्लैट्स बनाते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं। अब घर के अंदर आप बोलोगे भाई एक तो पूरा फ्लोर प्लेट है, सरफेस तो सेम ही है आपका, तो उसको हल्का और उसको भारी कैसे करें? नॉर्थ ईस्ट पे ज़्यादा सामान मत रखो, नॉर्थ पे ज़्यादा सामान मत रखो, जितना सामान हो सकता है भारी सामान आप साउथ और साउथ वेस्ट पे रखिए। आपको स्टेबिलिटी भी अच्छी मिलेगी, माइंड में क्लैरिटी भी अच्छी होगी, बीमारियों से भी बच के चलोगे, और
पॉजिटिव कैश फ्लो भी आपको कहीं ना कहीं दिखता है, पॉजिटिव आपको वेल्थ की अपॉर्चुनिटीज भी दिखती है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी दिखती है, अगर आप ये प्रिंसिपल आप फॉलो करते हैं वास्तु में। टॉकिंग ऑफ करियर, आई वांट टू नो, अगर जैसे कि यू नो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इज देयर एनी रेमेडी, अ क्विक रेमेडी अ स्टूडेंट शुड डू और पेरेंट्स शुड डू फॉर द किड्स जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, जिनसे उनका पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगे या फिर एग्जाम्स थोड़े बेटर जाए? आज की डेट में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। पता है प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हुआ है? ये 6-7 साल से ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है बच्चों में। मोबाइल फ़ोन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ओह माय गॉड! एब्सोल्युटली। वास्तु तो कुछ कर नहीं सकता है। एकदम क्योंकि सीरियसली आई एम टेलिंग यू, इट इज़ एन ऑब्सेशन। बच्चे लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते-करते मोबाइल फ़ोन्स पे स्क्रॉल, रील्स, वील्स, राइट? जितना हो सकता है मैं तो पेरेंट्स को बोलूँगा कि भाई 12वीं क्लास तक जितना कम हो सकता है मोबाइल बच्चों को कम दो। बट ठीक है, 10th के बाद में एक लगता है कि चलो भाई बच्चा कोचिंग के लिए बाहर जा रहा है, एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, राइट? तब तक ओके। बट जनरल टर्म्स की अगर मैं बात करता हूँ ना, बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, कि भाई अगर उनको करियर बनाना है एक स्पेसिफिक फील्ड में तो उनको फॉलो क्या करना है। जनरल कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बोलता हूँ साउथ वेस्ट का डायरेक्शन एक अच्छा डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का डायरेक्शन एक अच्छा डायरेक्शन है जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वो स्किल्स का जोन है और बच्चों को क्या करना है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। एक और जोन आता है साउथ वेस्ट के बाद में, तो बेसिकली साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक जोन और क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, WSW। WSW। और वो जोन है आपका, वो भी कहीं ना कहीं पे स्किल्स का जोन ही माना गया है। वो एजुकेशन और सेविंग्स का जोन माना गया है आपका, WSW। साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट पे एक एनर्जी फील्ड है, जिस एनर्जी फील्ड का नाम है जया। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत ओके। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जया विक्ट्री को दिखाता है। जब हम बोलते हैं ना ऐसे हम साइन करते हैं विक्ट्री, मतलब जीत को दिखाता है। हमारे शास्त्रों में एक चीज लिखी गई है, जो मैं 33 सुप्रीम लॉर्ड्स की बात करता हूँ, उसमें महाराजा दधिच भी एक सुप्रीम लॉर्ड में से काउंट होते हैं, जिनकी जो डायरेक्शन है वास्तु पुरुष मंडल में, वो साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के जोन पे वो एनर्जी फील्ड आती है जिसका नाम है जया। जब राक्षसों में और देवताओं में जब युद्ध विराम हुआ था, तो देवताओं ने क्या किया, अपने सारे अस्त्र शस्त्र ले जाके महाराजा दधिच के आश्रम में छुपा दिए कि भाई यहाँ पर हमारे अस्त्र शस्त्र सेफ रहेंगे। किसी तरीके से ये बात राक्षसों को पता चली। अब राक्षसों को लगा कि अगर ये अस्त्र शस्त्र पे हमारा कब्जा हो गया तो तीनों लोगों पे हमारी विजय होगी। तो राक्षस हमला करने के लिए आए। किसी तरीके से महाराजा दधिच को पता चला कि भाई राक्षस अस्त्र शस्त्र चुराने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, सारे अस्त्र शस्त्र अपने अंदर समा लिए। अगेन मैथोलॉजिकल टेक्स्ट है, वो कैसे समाए वो तो पता नहीं, बट मैथोलॉजिकल टेक्स्ट में बताया गया कि अस्त्र शस्त्र सब उन्होंने अपने अंदर समा लिए। जब अस्त्र शस्त्र अंदर समाए, राक्षस आया, कुछ मिला नहीं उनको, खालिया चले गए वो। अब देवता लोग भी हैरान परेशान कि भाई महाराजा दधिच ने सारे अस्त्र शस्त्र अपने अंदर समा लिए, तो अब जंग कैसे लड़ेंगे, उसमें भी हमारी हार है। राक्षसों के पास तो उनके अस्त्र शस्त्र है, हमारे तो सब उन्होंने अपने अंदर समा लिए। इंद्र देवता है, इंद्र देवता ने महाराजा दधिच के सामने हाथ जोड़े और बोला कि हे प्रभु, आपको मानव कल्याण के लिए आपके प्राण त्यागने होंगे, ताकि हम वापस से आपकी अस्थियों से, आपकी हड्डियों से हम अस्त्र शस्त्र बनाएंगे। आपने सुना रहेगा इंडियन मैथोलॉजिकल टेक्स्ट में वज्र का आपने नाम सुना होगा। वज्र, जो वज्र था वो महाराजा दधिच के टेल बोन से बना था वज्र। तो जब उन्होंने सारे अस्त्र शस्त्र वापस से बनाए, तो लॉजिक यहाँ पर आता है कि वो जो जोन है आपका, वो जोन बच्चों का स्किल्स का एनहांसमेंट का जोन क्यों माना गया और एजुकेशन का जोन क्यों माना गया है? क्योंकि बच्चों के लिए उनका अस्त्र शस्त्र क्या है? उनकी किताब, कॉपी, एजुकेशन, पेंसिल्स। मेरे लिए मेरा अस्त्र शस्त्र क्या है? मेरा लैपटॉप, मेरे वास्तु के टूल्स, जिसको मुझे अपने अंदर समाना है। अगर आप बच्चों की किताब, कॉपी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के जोन पे अगर आप प्लेस करते हो, या साउथ वेस्ट पे अगर आप प्लेस करते हो, 100% मैं बोलता हूँ वो स्किल्स किसी ना किसी तरीके से उस बच्चे के अंदर आएगा। और सिर्फ बच्चे नहीं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो भी अपने टूल्स अगर वहां पे रखेंगे, जिससे उनका मेन इनकम सोर्स क्रिएट होता है, तो भी उनको उनके स्किल्स में उनको कहीं ना कहीं पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको एक और चीज बताता हूँ मैं, इट इज नॉट ओनली अबाउट कीपिंग योर टूल्स एंड मेकिंग योर स्टडी टेबल एट वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन, या फिर आप साउथ वेस्ट में बनाओ। घर पे हमारे 16 जोन्स हैं। 16 के 16 जोन्स के एक अलग 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 एट्रीब्यूट्स क्रिएट होते हैं।
मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 16 जोन्स के बारे में बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। ईस्ट का जो जोन माना गया है वो सोशल कनेक्शन का जोन माना गया है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी जोन माना गया है। ऐसे कोई बच्चे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं या अपने आप को आईएएस, आईपीएस या एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये जोन पे अगर वो पढ़ाई करेंगे, चांसेस ज़्यादा है उस जोन पे बैठ के पढ़ाई करके एग्जाम्स को क्लियर करने की। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स सारे जोन्स के बैलेंसिंग इम्बैलेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। I'll just ask you the top 3, not all. NEET exams. देखो टेक्निकल की जब हम बात करते हैं ना, टेक्निकल साउथ वेस्ट जोन इज द बेस्ट जोन फॉर हैविंग द टेक्निकल स्किल्स। तो साउथ वेस्ट Okay. के जोन पे अगर आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो कोई भी टेक्निकल एग्जाम्स की, तो वो आपको कहीं ना कहीं पे हेल्प करेगा। So are you saying that हर एग्जाम्स जो हर फील्ड के हिसाब से भी जोन्स हो सकते हैं नॉलेज? एग्जैक्टली जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर कोई रिसर्चेज में है, कोई रिसर्च का काम करता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, क्योंकि वो चर्निंग का जोन है। रिसर्च में क्या है, आपको दिमाग चलाना है, चर्निंग। अगर वो वहाँ पे बैठ के अपनी पढ़ाई करता है, रिसर्च करता है, उसके रिसर्च कंक्लूड होंगे, क्योंकि वो चर्निंग का जोन है। रिसर्च में बहुत चर्निंग्स लगती है और फिर जो एंड गोल आता है आपका, वो आपको मिलता है एज अ प्रॉपर कंक्लूजन अबाउट द रिसर्च। तो वो राइट। जोन बहुत अच्छा जोन है। अभी हम बात करते हैं, अगर कोई लॉ फील्ड की अगर पढ़ाई कर रहा है, लॉ की अगर तैयारी कर रहा है, राइट। साउथ ईस्ट इज द बेस्ट जोन। वहाँ पे बैठा दो लॉ की तैयारी करने के लिए। फिर अगर बच्चे में पोटेंशियल है और अगर उसने प्रॉपर गोल सेट किए हैं और अगर घर पे कोई भी एलिमेंटल इम्बैलेंसिंग नहीं है, तो बच्चा लॉ में अच्छा काम करेगा। सिमिलरली आज की डेट में आप देखते हो हर पेरेंट्स बहुत बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक से अपने बच्चों को लेके भाई पढ़ाई के साथ साथ भाई स्पोर्ट्स में भी ध्यान दो, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी ग्रोथ है। अभी तो इंडिया में ओलंपिक्स भी होगा आई थिंक Right. 2035 के बाद, आई थिंक कुछ तो भी प्लान्स चल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में भी अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, दैट मीन्स साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में एक जोन आता है। उस जोन पे बैठ के अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स की तैयारी करता है, स्पोर्ट्स की तैयारी का मतलब जो जो थ्योरेटिकल पार्ट है, अगर वो पढ़ाई करता है, तो वहां पर चांसेस ज्यादा है कि वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा करे। साउथ का जोन जनरली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो रिलैक्सेशन का जोन माना गया है। बच्चा पढ़ाई करते करते रिलैक्स हो जाएगा। ओके। तो वहां पर मैं बोलता हूँ कि भाई पढ़ाई पढ़ाई मत करो। सबसे डेंजरस जोन आता है साउथ साउथ वेस्ट। अगर किसी भी पेरेंट्स ने अपने बच्चे की किताब, कॉपी, पेंसिल्स या आपके खुद के ऐसे टूल्स जिससे आप काम करते हो, अगर आपने साउथ साउथ वेस्ट के जोन पर रख दिया, तो वो उस चीज की एनर्जी को डिस्पोज कर देगा। बच्चे की पढ़ाई लिखाई से मन चले जाएगा, बच्चा फेल होता जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा हो क्या रहा है। बच्चा इतना इंटेलिजेंट था, पहले तो 90% मार्क्स लेके आ रहा था, अब धीरे 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 50% पे आ गया। दैट कुड क्यों? बी द रीजन। क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल का जोन है। अगर आपने बच्चों का सामान वहां पर प्लेस कर दिया पढ़ाई से रिलेटेड, या आपका सामान प्लेस कर दिया, तो वो क्या करेगा, उस चीज के एट्रीब्यूट को डिस्पोज करेगा। लेकिन वहां पर एक और एनर्जी फील्ड है गंधर्व की। गंधर्व क्या करते थे पहले के जमानों में, राजा महाराजाओं की महफिल, मतलब जो देवताज होते थे वहां पर गाना वाना बजाते थे वो। अगर कोई भी ऐसा पर्सन उस जोन पे बैठ के गाना बजाने वाला, अगर म्यूजिशियन हो म्यूजिशियन गया। का अगर कुछ काम करता है या उस चीज से रिलेटेड अगर उसने वहां पर कुछ सामान रखा हुआ है, वहां पर उसको बेनिफिट मिल जाएगा। व्हाट इज द जोन अगेन फॉर म्यूजिशियंस? साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट फॉर ऑल द म्यूजिशियंस, इवन डीजेस। डीजेस, यस यस। वहां पर अगर आप आपके टूल्स अगर आप प्लेस करते हो, वहां पर बैठ के अगर आप कुछ अगर आप आपकी प्रैक्टिस करते हो, आपके स्किल्स को डिफरेंट लेवल पे जाए, क्योंकि वो जोन ही उस चीज का। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जो चीज जिस चीज के लिए बनी है, वो चीज उस चीज के लिए आप रहने दो। साउथ वेस्ट के बारे में बताया मैंने आपको, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के बारे में बताया। जनरलाइज जोन है तो बहुत अच्छा जोन है। जो बच्चे भाई 10वीं क्लास तक पढ़ रहे हैं उनको तो कॉमन जो पढ़ाई होती है वो तो वहीं बैठ के कराओ। वेस्ट का जोन उन लोगों के लिए है जो फाइनेंस की पढ़ाई करते हैं, फाइनेंस में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, एमबीए इन फाइनेंस, जो सीए की तैयारी करते हैं। सीए के आज की डेट में आप देखोगे बहुत सारे बच्चे जो सीए परस्यू करते हैं और आई थिंक 1% ही क्लियर कर पाते हैं। उन बच्चों के लिए मेरी तरफ से एक सजेशन है, बैठ के या तो नॉर्थ पे या तो वेस्ट में बैठ के पढ़ाई करें, फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। अगर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है और अगर बच्चा डेडिकेटेड है, सीए क्लियर कर लेगा। जोन्स की एनर्जी को हमको यूटिलाइज करना है। उसके बाद में जब जोन आता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, बहुत से टाइम देखा गया वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में पढ़ाई करता है बच्चा, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, ही फील डिप्रेस कि अरे मैं एग्जाम्स कैसे दे पाऊंगा, उसको प्रेशर आना चालू हो जाता है उसको। क्यों? क्योंकि वो जोन डिप्रेशन का जोन है। वो पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन पे चले जाएगा, क्या मेरे से हो पाएगा,
क्या मेरे से नहीं हो पाएगा? वहाँ पर बच्चों को बैठ के पढ़ाई नहीं कराना है, बच्चा अपना पढ़ाई में इंटरेस्ट लूज़ कर देगा। उसके बाद में आता है आपका नॉर्थ वेस्ट का ज़ोन। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बैंकिंग में अपना करियर एस्टैब्लिश करना चाहता है, बैंकिंग्स में बहुत सारे फाइनेंस, फाइनेंस में, बैंकिंग। बैंकिंग्स में बहुत सारे एग्जाम्स आज की डेट में होते हैं, बैंक्स के भी, बैंक पीओज एंड ऑल, बैंक क्लरिकल एग्जाम्स एंड ऑल। नॉर्थ वेस्ट के जोन पे बैठ के अगर वो पढ़ाई करेंगे बैंकिंग की, कहीं ना कहीं पे फाइनेंसिंग की भी, चांसेस ज़्यादा है उनको भी एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। कंडीशन एक ही है, गोल्स क्लियर होना चाहिए, डेडिकेशन बच्चे के अंदर होना होना चाहिए। चाहिए। मैजिक नहीं है, मैजिक इज नॉट मैजिक, वास्तु इज नॉट मैजिक, वास्तु इज नॉट मैजिक। यस। एक और जोन आता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का जोन आता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है। कुछ कुछ प्रोफेशंस मैंने देखे हैं डॉक्टरी में जो स्पेसिफिकली सेक्स रिलेटेड कंसल्टेंसीज दे डू इट। गायनेकोलॉजिस्ट नहीं, वो डिफरेंट है, दैट इज टोटली डिफरेंट। तो ये लोग अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के जोन पे बैठ के अगर कुछ कंसल्टेंसीज देते हैं तो कहीं ना कहीं पे या कोई पढ़ाई कर रहा है उस जोन पे बैठ के, तो उस फील्ड से रिलेटेड उनको एडवांटेज देखने को मिलता है। बट Okay. इन जनरल लोगों को वहाँ पे बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है। नॉर्थ का जोन क्रिएट होता है। नॉर्थ का जोन भी अगर आप देखते हो क्योंकि वो वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी का जोन है, वहाँ पे भी अगर आप फाइनेंसेस से रिलेटेड अगर आप पढ़ाई करते हो, क्योंकि वेल्थ को दिखाता है वो, आपके गोल्स अगर पूरे क्लियर हैं तो वो जोन भी आपको एबंडेंस दे सकता है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, बहुत इंटरेस्टिंग जोन है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जोन है जो मेडिकल प्रोफेशन में अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जोनी हेल्थ को दिखाता है। सर्जन एंड ऑल, मेडिकल, आप जो MBBS के एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए, अगर वो बैठ के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में पढ़ाई करते हैं, अपने सारे टूल्स नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पे अगर वो प्लेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे देखा गया है कि वो बच्चों लोगों को ज़्यादा जल्दी एग्जामिनेशन क्लियर करने के इंसाइट्स मिलते हैं, उस तरीके से वो पढ़ाई करते हैं और वो उस नॉलेज को वो गेन करते हैं। जब उस जोन पे बैठ के वो नॉलेज गेन करेंगे तभी तो वो पेपर पे लिख पाएंगे। अग्रीड। व्हाट माय पॉइंट। तो वो जोन उस चीज के एट्रीब्यूट को दिखाता है और वो एट्रीब्यूट ही वो अपने अंदर लेके आते हैं। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट देता है आपके माइंड में क्लियरिटी, राइट। वहां पे बैठ के अगर आप काम करते हो, ओवरऑल अगर आप देखते हो, चाहे आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप साइंस की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हो, आप वहां पे बैठ के पढ़ाई कीजिए, आपको क्लैरिटी रहेगा आपको करना क्या है लाइफ में। सो इट इज़ ऑल्सो ए गुड जोन। वहाँ पे किताबें रखी जा सकती है, यस, वहाँ पे किताबें रखी जा सकती है। बट एक और चीज़ देखा गया है, नॉर्थ ईस्ट में बच्चा पढ़ते पढ़ते ना कहीं पे, है ना, उसका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी बढ़ता है ना, और वो थोड़ा सा शास्त्रों की तरफ भी थोड़ा जाता है, क्योंकि जुपिटर का जोन माना है, जुपिटर, नॉर्थ ईस्ट को जुपिटर का जोन माना गया, वास्तु पुरुष का हेड है वो, उस जोन पे वास्तु पुरुष का सर प्लेस्ड है। तो वो कहीं ना कहीं पे उसको, है ना, विजडम रिलेटेड स्टडीज भी उसको कहीं ना कहीं पे, विच इज वेरी गुड। आज के डेट में बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए, शास्त्रों के बारे में पढ़ाई करना चाहिए। इट इज वेरी गुड जोन फॉर ओवरऑल। जैसे साउथ वेस्ट मैंने बताया आपको जनरल जोन है, वैसे नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो वेरी गुड जोन फॉर कीपिंग ए स्टडी टेबल। पढ़ाई करने के लिए अच्छा जोन माना गया है। आई थिंक एक और जोन बचा हुआ है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, श्री कृष्ण का जोन माना गया है, मतलब इंडियन मैथोलॉजिकल टेक्स्ट पे, क्योंकि वो फन एंड एंजॉयमेंट का जोन है। और सबने देखा है टीवीओ में कि भाई, कहानियां भी सुनी है कि भाई श्री कृष्ण बहुत नॉटी हुआ करते थे, तो वो फन एंड एंजॉयमेंट का जोन है। जो भी श्री कृष्ण को देखता था उसका मन एकदम खुश हो जाता था देख के, मतलब कि भाई कन्हैया, हाँ यस, कृष्ण लीला तो सबने देखी हुई है। कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर उस जोन पे अपना स्टडी टेबल लगाएगा तो पढ़ेगा कम, खेलेगा ज्यादा। वीडियो गेम तो नहीं होना चाहिए, लग गया मोबाइल गेम पे तो वहां पे नहीं लगाना चाहिए, स्टडी टेबल लगाने नहीं चाहिए। बट ऐसा कोई प्रोफेशनल जो ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करता है, ओके, राइट, क्योंकि वो फन एंड एंजॉयमेंट वाला एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिलेटेड, अ व्लॉगर में भी, एग्जैक्टली। तो अगर उसने अपना टेबल वहां पे लगाया और वहां पे अगर वो बैठ के काम करता है, उसको बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट्स मिलेंगे। What was the zone again for this ईस्ट one? ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ East of North East is for भगवान कृष्ण। एग्जैक्टली, Okay. नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का जोन आता है ये, उस जोन पे। Got it. Makes sense. स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा देश ग्रो करेगा तो वो सिर्फ हमारे यंगस्टर्स की वजह से, Right. अगर हमारा यंगस्टर The अच्छे से पढ़ाई young करेगा, youth is the future of our country and exactly, अगर वो पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। बढ़ेगा। So talking of this, जैसे आपने अभी ये बताया, right, इससे पता चलता है कि that आपने पढ़ाई से ज्यादा एक्सपीरियंस लिया है, and that is what is, you know, आपका नॉलेज का रीजन वो एक्सपीरियंस ही है। एग्जैक्टली। So ऐसी कोई केस स्टडी which like blew your mind, you know, and you like
ये क्या हो गया भाई? तो केस स्टडीज तो बहुत है बताने के लिए आपको, मल्टीपल केस स्टडीज। आप ही बताओ, आप अगर आपके माइंड में कोई कुछ है ऐसे जिससे आप खुद थोड़े दिन शॉक में थे कि ये क्या था भाई? ऐसा कुछ तो मैं यू आपको नो? बहुत अच्छा एक केस स्टडी आपको बताता हूँ मैं। तो देयर वाज अ कस्टमर, मतलब एक हमारे साइट पे आया वो, और बच्चे के साथ में आया अपने वो। तो बच्चे को लेके हर पेरेंट्स कंसर्न रहता है कि भाई हमारे बच्चे ने फला पढ़ाई करी है बट इसको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है। तो मैंने बोला एक काम करो, आप आपके घर का प्लान मुझे भेजो। हम लोग ऐसी जनरल डिस्कशन में जब वो फ्लैट परचेज के जब एक इंटरिम प्रोसेस पे थे, तो मैंने उनको बताया कि भाई ये नक्शा वक्शा आप ये वाला फ्लैट परचेज करो, दिस विल ब्रिंग एन एबेंडेंस, इसका एंट्री एग्जिट बहुत बहुत ज़बरदस्त है और हमारा साइट भी बहुत ऑस्पिशियस है। तो वो साइट के भी बारे में उनको बताया, तो उनको धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं, आई एम स्पीकिंग टू समवन नॉलेजेबल, तो वाई शुड नॉट आई टेक सम एडवांटेज ऑफ गेटिंग फ्यू रेमेडियल्स फॉर माई हाउस। एग्री। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई नॉर्थ का जो जोन है वो एबेंडेंस को और अपॉर्चुनिटी को दिखाता है, और वो सबकी लाइफ में, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, एंड एनी वन इन दिस अर्थ, उनको सबको अपने घर पे नॉर्थ को इंटैक्ट रखना है। मतलब नॉर्थ शुड बी नीट एंड क्लीन अगर हमको वेल्थ और अपॉर्चुनिटी बनानी है तो मैंने नक्शा मंगाया उनके घर का, और नक्शा देखा तो उनके घर पर नॉर्थ पूरा क्लीन था, लिविंग एरिया का जोन था। बहुत ही एक बेसिक रेमेडियल्स है, बेसिकली एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने की रेमेडीज होती है। तो ओके। बट बहुत केयरफुली आपको देखना है कि भाई अगर हम एनर्जी को नॉर्थ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन पे है क्या। तो नॉर्थ डायरेक्शन में मैंने देखा एक गोल सा पार्क बना हुआ था, और उसके अंदर पूरी ग्रीनरी थी, और गोल चीज जो होती है वो मरकरी को रिप्रेजेंट करती है, और नॉर्थ डायरेक्शन भी कहीं ना कहीं मरकरी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। करता है। तो अगर हम वहां की एनर्जी को अगर घर के अंदर खींचेंगे तो कहीं ना कहीं अबेंडेंस देगा। आई एम नॉट टेलिंग यू कि वो आपको जीरो से हीरो बना देगा, बट कहीं ना कहीं पे वो आपको रिजल्ट्स अच्छे पॉजिटिव क्रिएट करेगा जहां पर अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। तो मैंने उनको बोला कि 1 इंच डायमीटर का सॉलिड एल्यूमिनियम का रॉड आप फ्लोर से टच करके आप दीवार के आर पार कर दो टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। N4 जो एक प्रॉपर डायरेक्शन बनता है, N4 पे मैंने वो लगवाया था उनको। N4 एक एनर्जी फील्ड है, देव भल्लाट की एनर्जी फील्ड है। देव भल्लाट कौन है मैं आपको बताता हूँ मैं। कुबेर महाराज की खजाने की चाबी देव भल्लाट के पास, आपको पता है? तिरुपति बालाजी टेम्पल में महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार विष्णु जी को हथकड़ी लगती है। आई थिंक आपने सुना नहीं होगा ये। और नहीं। वो हथकड़ी कौन लगाता है? वो हथकड़ी लगाते हैं देव भल्लाट। क्यों? क्योंकि विष्णु जी ने कुबेर महाराज से कर्जा लिया था, सोना चांदी लिया था, और वो जब चुका नहीं पाते तो देव भल्लाट आते, बोलते भाई कर्जा चुकाओ, अदरवाइज आपको हथकड़ी। तो वो हथकड़ी लगाते हैं। तब लोग क्या करते हैं वहां पे तिरुपति बालाजी में, जो भी उनके पास सोना चांदी रहता है सब उतार उतार के फेंकते हैं। उस दिन चढ़ावा ज्यादा चढ़ता है अच्छा। तिरुपति बालाजी टेम्पल में। तो आप सोचो, जिसके पास कुबेर महाराज के खजाने की चाबी, अगर वो द्वार ओपन हो गया आपके घर पे तो क्या एबंडेंस देगा आपको। राइट। तो वो रॉड उनके घर पे प्लेस कराई। राइट, अगेन यंग किड, आई डोंट थिंक कि वो इतना बिलीव करता था वास्तु के ऊपर, बट पेरेंट्स का बिलीव था। सर आप बिलीव नहीं करोगे, 1.5 महीने के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई उस बच्चे के लिए, जहां पर उसको बोला गया कि एक काम करो, आप छोटा सा इंटर्न्स करो। उस बंदे ने इंटर्न्स किया। इंटर्न्स में ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ कि यस ही हैज डन अ गुड जॉब, एज आई टोल्ड यू, कर्मास तो करना है आपको। राइट। उस जॉब को देख के देर इज अ पर्सन हु हैज कॉल्ड ऑन हिज ऑफिस। ऑफिस में गया, उनके साथ में डिस्कशन किया, बॉस 30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लेके आया वो। आज अगर आप देखते हो, छोटे बड़े सारे काम कर रहा है, और जहां पर 25,000 रुपये महीना मिलने के वादे थे किसी के, आज ही इज टॉकिंग अबाउट और वो लैक्स। एक बहुत छोटा रेमेडी था बस, और कुछ नहीं किया आपने। नथिंग एल्स। सिर्फ एक पाइप, नॉट ए पाइप, इट्स अ रॉड, इट्स अ सॉलिड रॉड, रॉड, एल्यूमिनियम का रॉड। रॉड। N4 के जोन पे दीवार पे आपको फ्लोर पे टच करके आर पार करना है, तो वहां की एनर्जी को खींच लेगा। क्यों मैंने एल्यूमिनियम का रॉड लगाने के लिए बोला है? क्योंकि नॉर्थ का जो एलिमेंटल मेटल है दैट इज एल्यूमिनियम। ओके। तो वहां की एनर्जी एक्सट्रैक्ट हुई, घर के अंदर पॉजिटिविटी। और नॉट ओनली विद दैट किड, उसकी जो बहन थी, बहन भी अब्रॉड चले गई जाके, और कुछ तो भी अच्छा, शी इज डूइंग इन IT कंपनी। पेरेंट्स का भी अगर आप देखते हो, उनके जो पिताजी थे उनका लास्ट प्रमोशन था, वो प्रमोशन हो गया उनका। तो ये ऐसे करते करते 6-7 महीने में काफी सारी चीजें अलाइन हो गई। तो वास्तु इस तरीके से मिराकलसली काम करता है अगर आपने एनर्जी फील्ड को सही से यूटिलाइज किया तो। तो आपने कुछ एनर्जी घर के अंदर लाई जस्ट विथ एल्यूमिनियम रॉड फ्रॉम नॉर्थ। सो व्हाट इज द इजीएस्ट रेमेडी टू बाहर भेजने के लिए कोई बुरी एनर्जी? ऐसा कोई रेमेडी है जो आप बता सकते हो? देखो, बहुत सारे बहुत सारे चैनल्स में आपने देखा रहेगा कि भाई सॉल्ट को प्लेस करो घर के कॉर्नर्स पे, राइट। बहुत सारे देखा रहेगा भाई लौंग को प्लेस कर दो घर के कॉर्नर्स पे, तो आपकी नेगेटिविटी निकल जाती है।
मैं बोलता हूँ घर का दिग्बंधन करो। ये बहुत नया टर्म रहेगा वास्तुशास्त्री के लिए भी, क्योंकि बहुत से लोग दिग्बंधन को जानते नहीं है। दिग्बंधन एक प्रोसेस होता है। पहले के ज़माने में अगर आप देखोगे, जब घर बना करते थे या जब कोई राजमहल बना करता था, तो कॉर्नर्स पे वो लोग कीलन करते थे, जिसको हम बोलते थे दिग्बंधन करना। जो भी घर के कॉर्नर से जो नेगेटिव एनर्जीज आती है, उसको कहीं ना कहीं पे उसको ब्लॉक कर देगा वो। तो घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज नहीं आने के लिए घर का दिग्बंधन करो, प्रॉपर कीलन करो, घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज नहीं आएंगी। कोशिश करो कि आपके घर का साउथ वेस्ट क्लोज रहे, हैवी रहे, क्योंकि अगर घर पे कहीं पे भी नेगेटिव एनर्जीज आती है तो वो साउथ और साउथ वेस्ट के जोन से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज का फ्लो होता है। अगर वो ब्लॉक्ड है और नॉर्थ ईस्ट अगर आपका ओपन है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को दिखाता है। वो एबेंडेंस ही देगा आपको और स्टेबिलिटी भी देगा आपको। ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड मुझे और क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट आई वांट टू कीप इट फॉर द सेकंड पार्ट बिकॉज मैं इतने में सेटिस्फाइड नहीं हूं। मुझे और बहुत, जितना आप बता रहे हो उतनी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। तो आई नीड अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। 100%। ओके, सो आपका लास्ट क्वेश्चन था कि साउथ ईस्ट जो है वहां से नेगेटिविटी आती है। नो, साउथ एंड साउथ वेस्ट जोन से ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का ओके, फ्लो आता है। अगर वो जोन अगर आपका ब्लॉक्ड है, अगर आपने उसको भारी करके रखा हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट से अगर आपके घर पे एयर का फ्लो है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी को दिखाता है। हम बोलते हैं ना, जो प्राण वायु आती है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से आती है। तो वहाँ मेरा की हवा। क्वेश्चन है, कैन जो घर का वास्तु होता है, राइट, वो ऑफिस का भी वास्तु होता है, बिल्डिंग्स का भी होता है, हर चीज का वास्तु होता है, लेकिन आपको कंट्री का। एक कंट्री का भी वास्तु होता है, एक गांव का भी वास्तु होता है। तो मुझे हर कंट्री जगह के का। वास्तु से जानना था, जो सबसे ज्यादा इन्वेजन्स इंडिया में हुए हैं हम्म। वो सब नॉर्थ की तरफ से हुए हैं। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल है। बकिंगम पैलेस देखा है कभी आपने? हाँ, आप गूगल करना, ओके, गूगल अर्थ पे जाना, और बकिंगम पैलेस को आप जूम करना। एक टाइम पे जो सबसे बड़े कॉलोनाइजर्स थे, वो थे यूके के लोग। मतलब दुनिया पे कब्जा करके रखा था उन लोगों ने। जो उनका मेन किंगडम था, जो उनका मेन पैलेस था, पैलेस है मतलब, इनफैक्ट अभी भी है पैलेस वो। अगर आप देखेंगे वहाँ पे बहुत बड़ा जो रोड हिट है, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आके पैलेस को हिट करता है। नॉर्थ ईस्ट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, नॉर्थ ईस्ट देता है माइंड में क्लैरिटी। उनको पता था कि उनको जीवन में करना क्या है। व्हाट माई पॉइंट, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट दी वास्तु। एक पैलेस के थ्रू एक कंट्री को कैसे चेंज करता है, कंट्री का माइंडसेट कैसे चेंज करता है, उनके जो मिनिस्टर्स है उनका माइंडसेट कैसे चेंज करता है। उनके माइंड में क्लैरिटी थी, इसके लिए डिवाइडेड रूल उन्होंने किया और दुनिया पर राज किया। आज अगर आप देखते हो ना, एक बहुत बड़ा विक्ट्री स्तंभ उन्होंने क्रिएट किया, और नॉर्थ ईस्ट का जो मेन जो पॉजिटिव हिट था वो उन्होंने ब्लॉक किया, और आज धीरे 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 सब निकल गया उनके हाथ से। अभी डाउनफॉल चल रहा है, डाउनफॉल चल ही रहा है। यूके में इन्फ्लेशन है। एग्जैक्टली। इंडिया की अगर आप बात करते हो, इंडिया में अगर आप देखोगे पहले जो पार्लियामेंट कि डिसीजंस वहीं पे होते हैं। पहला का जो पार्लियामेंट था गोल गोल था, बहुत सारी चीजें गोल 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 घूमती रहती थी, कोई कंक्लूजन ही नहीं होता था। राउंड प्रोमाइसेस आर नॉट गुड एज पर वास्तु। ओके, अभी अगर आप देखते हो जो नया प्रोमाइसेस बना है, राइट, नया प्रोमाइसेस थोड़ा सा गौमुखी शेप का बना हुआ है, चीजें मूव हो रही है, राइट, राउंड चीज़ों में चीज़ें गोल गोल घूमती रहती थी। तो कहीं ना कहीं पे आप देखोगे, जब से नया पार्लियामेंट में शिफ्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं पे इंडिया का ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। मेक इन इंडिया आप देखो कितना सक्सेसफुल होते जा रहा है। यस, तो कंट्री का वास्तु जहाँ पे डिसीजंस होते हैं, उधर से देखा जाता है, और वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पे, या तो अगर वास्तु के फॉल्ट्स हैं तो तकलीफ में दिखेगा, और अगर वास्तु अच्छा है तो वो कंट्री भी ग्रो करेगा, जैसे हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है। hopefully. So that was Mr. Anil Verma, and thank you so much for sharing all the knowledge that you had about Vastu. But as I said, I'm not satisfied with this much. मुझे और भी बहुत questions पूछने हैं आपको वास्तु related, obviously, and more into case studies and remedies is what I'm looking for in the next part, and so is my audience. So let's hope to see you in the next one. And thank you so much for watching the full episode, guys. If you like this, please subscribe, like, and share this channel as much as you can. ये channel हम इसलिए बना रहे हैं कि we want to reach all kind of audience and let them know about Vastu and what are the easy remedies that they can do at home. All right. So thank you so much and see you in the next one. थैंक यू सो मच जुनैद, थैंक यू।